हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जाकर के इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीजों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीजों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है। और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की अगर मिसमैनेज की फंड्स की इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम 5 साल सत्ता में रहे तो जिक्र इसका ऑडिट रिपोर्ट में होता, वो तो है नहीं। और दूसरी बात जो हमको ये सलाह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम रहा है। जो दर इनके चल रही है, क्योंकि हमने तो 6 CPS नहीं बनाए, हमने तो 4 एडवाइजर नहीं बनाए, हमने तो ऐसे OSD नहीं बनाए हैं जिनकी गिनती ही अब तक संभव नहीं हो पा रही है कि कितने हैं, कहां हैं।
इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार का संचालन किया है। हालांकि कोविड का दौर था और कोविड का दौर लंबा स्पैन था, वो लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा बीता है। और उस 2 वर्ष के कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि आर्थिकी उस वक्त बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, और प्रदेश की ही नहीं, देश की, दुनिया की। उसका ग्लोबल इंपैक्ट था, और स्वाभाविक रूप से इसका इंपैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और भी सेक्टर हमारे प्रभावित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की। अब बात आती है लोन की। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश में जो लोन की, जो हमारी जीएसडीपी की जो लिमिट निर्धारित थी, उस लिमिट से ऊपर कभी नहीं गए। मैक्सिमम 3.7% से अधिक कर्ज हमने नहीं लिया, जबकि लिमिट 6% तक भी थी, 6% तक भी थी। उसके बावजूद भी हमने उस लिमिट को एग्जॉस्ट तो किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको टच भी नहीं किया, उससे हमने कम लोन लिया। और खासतौर से मुझे बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस के नेताओं की, ये जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब इनकी सरकार बनी, और उस जब सरकार बने तो हिमाचल प्रदेश में लोन जो है वो 75,000 करोड़ था, और उसके बाद फिर और देनदारियां जोड़ करके उसको 95,000 करोड़ बना दिया। जैसे कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई थी, उस वक्त हमको सर्टिफिकेट नो ड्यूज का दे करके चली गई थी। गवर्नमेंट इज इन कॉन्टिन्यूटी। पूर्व सरकार की देनदारी अगली सरकार को वहन करनी ही पड़ती है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। और ऐसी सूरत में पहले तो मैं लोन के सिलसिले में बात कहना चाहूंगा कि आंकड़ा जो है वो ठीक कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार छोड़ी है, यानी कि दिसंबर के महीने में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअल लोन था, इट वाज 69,622 करोड़। It was not 75,000 crore even. 69,622 crores. ये लोन की फिगर थी। लेकिन उसके बाद क्या किया उनने? सरकार में आने के बाद पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो लोन उन्होंने धड़ाधड़ लिया 31 मार्च तक, वो भी हमारे खाते में डाल दिया। अरे भैया, अगर हमने लोन लिया, आपको लगा गलत किया है, तो आप मत लीजिए ना, सीधा सा फॉर्मूला। और आज हिमाचल प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार के मात्र 9 महीने हुए हैं, और इस 9 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोन कितना ले लिया? 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़। और इस बात को हमको मान करके चलना, तो हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति आज की तारीख में जो बनी है, जो भी हम लोन ले रहे हैं, वो लोन हम पूर्व में लिए हुए लोन और उसके ब्याज को अदा करने के लिए ही ले रहे हैं। ये हकीकत है। अगर हमने लोन लिया, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने जो हमारे ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए थे 2017, उस लोन का मूल किस्त जो है, और किस्त के अलावा उसकी ब्याज की,
भरपाई हमने की। और कितनी की? इन 5 सालों में अगर मूल जो था उसकी हमने भरपाई की 16,671 करोड़, 16,671 करोड़। ये हमने जो लोन लिया था उसकी किस्त जो वापस करनी थी, और उस पर जो ब्याज था, पूरा ब्याज था, ब्याज जो था 21,605 करोड़, 21,605 करोड़ रुपीज। और इसका मतलब अगर हम ये दोनों को मिलाएं, 16,671 करोड़ और 21,605 करोड़ दोनों को मिलाएं, तो हमने जो अदा किया, जो लोन का हिस्सा था, वो था 38,276 करोड़, 38,276 करोड़ रुपीज। ये हमने अपनी सरकार में, जो कांग्रेस सरकार का लोन प्लस उसका ब्याज जो हमने अदा किया। और इसलिए इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये फैक्ट जो है, ये हकीकत है, जो आंकड़े हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। एक विषय तो लोन के संदर्भ में मुझे लगता है कि क्लियर हुआ। और लोन में दूसरी बात, अगर हम और इसमें अगर बात कहें आगे जाकर के, ये शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत सही मायने में अगर हिमाचल प्रदेश अगर ऐसे दौर में आज के इसमें पहुंचा है लोन लेने के पश्चात, ये सबसे पहली शुरुआत जो है 93 से 98 की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दौरान की है। जब उनने लोन मार्केट से उठाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर और दूसरे कॉरपोरेशन के नाम पर, लगभग 1,000 करोड़ रुपए उस वक्त, और 1,000 करोड़ उस वक्त के हिसाब से वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। पूरी चर्चा हुई इस बात को लेकर, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लंबे समय तक चर्चा रही, क्योंकि इतना बड़ा लोन उस वक्त के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो लोन लिया गया वो ऐसी दरों पर लिया गया जिसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती थी, और लोन लेने की भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी लिया, वहीं से ही काम खराब हुआ। और उसके बाद ये दौर आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आज के इस दौर में पहुंचा है। और इसके अलावा जो 2012 से 2017 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उस वक्त लिया, और उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी आवश्यकता उस तरह की थी नहीं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोविड का दौर था 2012 से 2017 हमारी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल था, इसके बारे में कहना चाहता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी, और आज ये परिस्थिति बनी है हमारे सामने कि अब आरबीआई ने और सारी चीज को लेकर के जो नॉर्म्स तय कर दिए कि जीएसडीपी का आप जो है वो 3.5 से 3.5% से ज्यादा लोन नहीं लेंगे। कारण हिमाचल उस स्टेट में शामिल हो गया, उन स्टेटों में शामिल हो गया जहां ऋण लगातार बढ़ता है, और जिसका जिक्र उन्होंने श्वेत पत्र में किया हुआ है कि पूरे देश भर में अगर लोन के हिसाब से किसी हमारा नंबर अगर आता तो 5वें स्थान पर आता है। और उसके लिए मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा, ये योगदान अगर रहा है तो लंबे समय जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही उसका योगदान रहा है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसका रहा है। इसलिए आज के दौर में हमको यहां पर इस परिस्थिति में पहुंचना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों का ऐसा जिक्र किया है
जो हमें बड़ी हैरान करने वाली लगती है ऐसी। कहते हैं कि लाइबिलिटीज बहुत सारी हमारे ऊपर छोड़ गए। 2017 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार बनी। डीए कर्मचारियों का 2016 जुलाई 2016 का, जनवरी 2017 का और जुलाई 2017 का जो कि लगभग 18% बनता था, उन्होंने नहीं दिया। किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने दिया। हमने उसके साथ साथ में और भी चीज जो आईआर में देने की कम से कम एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन कर्मचारियों की थी, वो भी नहीं दिया, और हमने वो 21% तक दिया, 21% तक दिया। अगर हम लोन के सिलसिले में और बात कहें, 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही, और ये लोन जो है उस वक्त जो है 28,707 करोड़ से 47,906 करोड़ ये पहुंचा, और जिसमें जो इंक्रीज हुई है 2012 से 2017 के बीच में 66% हुई है, 66% सबसे बड़ी इंक्रीज हुई है। और जबकि 2017 से 2022 यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अगर इंक्रीज हुई है, इट इज ओनली 48%। कांग्रेस के कंपैरिजन में 66% की कंपैरिजन में 48%। और इस बीच में जो 2012 से 2017 का ये कार्यकाल रहा, तो उस वक्त कांग्रेस के उन मित्रों से हम ये भी पूछना चाहते हैं, जो FRBM एक्ट है जो सुनिश्चित करता है लोन की सारी व्यवस्थाओं को, क्या उसका पालन किया गया? उसको भी दरकिनार किया गया है FRBM को, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अगर उस वक्त के कर्मचारियों की अगर देनदारियों का हम जिक्र करें, इट वॉज मोर देन 9,000 करोड़ रुपीज। जिन देनदारियों को हम हमारे हिसाब में डाल रहे हैं, वो हमको गिन रहे हैं, तो उनके जमाने में भी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी की। इस बात को भी उनको समझना होगा। फिर उसके बाद आगे उन्होंने थोड़े टेक्निकल इश्यूज को लेकर के बात करने की कोशिश की है। एक तो बात उन्होंने कही है 5th फाइनेंस कमीशन की, ये पक्ष नहीं रखा गया, और उस वक्त हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी खाची जी थे, अनिल खाची जी, और एक अच्छे ऑफिसर थे, हिमाचल के ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है, और हम सब लोग ने प्रभावी ढंग से बात रखी है। और 5th फाइनेंस कमीशन की अपनी एक जो पूरे देश भर के लिए एक नई नीति जो बनी उस वक्त, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी स्टेट्स के लिए, उसमें तय हुआ नेशनल लेवल पर कि उसको कम करना चाहिए, उसको टेपर डाउन करना चाहिए, और उसको टेपर डाउन करते हुए उसमें कमी आई सभी पूरे देश के लिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक स्टेट के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए होता है, और जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो पूरे देश के लिए लागू होती है। और हिमाचल प्रदेश में 5th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई, उसमें पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर किसी स्टेट को मिली है, तो हिमाचल उसमें पूरे देश में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये बात लग है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर फाइनेंशियल ईयर में उसको टेपर डाउन करने की बात चल रही है, और लास्ट में 2026 तक शायद ये 3,000 करोड़ रुपीज के लगभग रह जाएगी। दूसरी बात उन्होंने उठाई कि जीएसटी कंपनसेशन का पैसा आप ले नहीं पाए। देखिए, जीएसटी जो एक्ट जो है पूरा जब लागू हुआ था,
2017 में, और उसके बाद 5 साल तक उन्होंने कहा था, उसमें बड़ा क्लियर था कि 5 साल तक जीएसटी कंपनसेशन स्टेट को दिया जाएगा। लेकिन 5 साल पूरा होने के पश्चात उसके बाद जो जीएसटी कंपनसेशन स्टेट को दिया जाता है वो बंद हो जाएगा। और ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी डिसाइड हुआ और पूरे देश के लिए डिसाइड हुआ, और इसलिए जून 2022 में जीएसटी का कंपनसेशन का जो पैसा पूरे देश के लिए बंद हुआ, ना कि हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे देश में बंद हुआ। ये कानून पूरा केंद्र का कानून है, पूरे देश पर लागू होगा। इस बात को मुझे हैरानी होती है कांग्रेस के नेताओं के उस विवेक पर कि हिमाचल के लिए जीएसटी काउंसिल अलग से करेगी और उधर के लिए अलग से करेगी। ये कभी संभव होता क्या? इसलिए जीएसटी काउंसिल ने जब निर्णय किया था 5 साल तक रहेगा, 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ और उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन पूरे देश के लिए बंद हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश में हमको हमारे ऊपर क्या आरोप लगाने की बात है कि इन्होंने पक्ष नहीं रखा। जो कानून पूरे देश के लिए है वो हिमाचल के लिए भी, उस बात को उनको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें फिर उनने इशू कुछ और जोड़े हुए। एक उनने जोड़ा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, वो हमने की भाई, और हमारा उसमें एक टारगेट था, हमारा एक लक्ष्य था कि जब पूरे देश भर में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का वेलकम किया जा रहा हर स्टेट द्वारा, इसमें हिमाचल प्रदेश पीछे क्यों रहे? बात तो ये बनती है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के अंतर्गत हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उसमें हिमाचल प्रदेश में बुलाया, और बुला करके उस कार्यक्रम को किया, और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम वो हुआ है। और मैं आप सबके बीच में उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थोड़ी सी मैं जानकारी ये देना चाहता हूं। और इसमें उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारा पैसा खर्च किया है मेरे यहां, और मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने देश के साथ अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमको एक बात तय करनी पड़ेगी भाई, हमको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे मालूम था ये काम कठिन है, मुश्किल है, उसके बावजूद भी हमने कहा कि उस काम को करना चाहिए। इन्होंने कहा इसमें 27 करोड़ रुपए खर्च किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में। और पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र से दिया, जो उन्होंने छुपा कर रखा, जिसका जिक्र उन्होंने किया नहीं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हमारी जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, जिसमें एक बार अमित शाह जी शिमला आए थे उस वक्त, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग मंडी में थी। एक जो हुई थी शिमला में हुई थी, उसमें 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी उसमें लगभग, और उसके बाद जो मंडी में हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, तो उसमें 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग लगभग हुई थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी
उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपने जमीन पर चल पड़े हैं, और जिसको उसका एक पोर्शन, हालांकि बहुत उनने कंजूसी की है इस बात को लेकर के, जिसको उन्हें स्वीकार किया है कि 7,191 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट जो है आई है, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन इससे हट करके है, इससे अलग है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूँ, एक इन्वेस्टर मीट कांग्रेस के समय में भी हुई, यही जिन्होंने जो इस कमेटी के चेयरमैन थे श्वेत पत्र के, मुकेश अग्निहोत्री जो उस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे, पूरे देश भर में बड़े बड़े शहरों में गए और उसमें भी लाखों रुपए खर्च हुआ, एक भी एमओयू नहीं हुआ, और जब एमओयू नहीं हुआ तो ग्राउंड ब्रेकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी दौर रहा है जिसके बारे में उनको वो अपने आप स्पष्टीकरण दे सारी बात को लेकर के। फिर बस छोटी छोटी बातों पर आ गए, कहा कि फिजूल खर्ची की गई, किस पर फिजूल खर्ची की गई, कहा कि जनमंच क्यों चलाया, और उसमें बड़ी टिप्पणी की कि उन्हें 6 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो फूल के खा दिया, ऐसा कुछ बोला था, कैसे शब्द बोला तो। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जनमंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत प्रभावी कार्यक्रम है। हर एक सरकार की अपनी अपनी कुछ योजनाएं होती है, और उन योजनाओं को जमीन पर चलाने के लिए काम करना होता है। ऐसा कभी संभव होता है कि आप योजना घोषित कर दो, फिर उस पर अमली जामा ना करें। अगर उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ खर्चा होगा ही होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, ये बहुत प्रभावी कार्यक्रम रहा, और जिसमें 258 जनमंच हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोविड के दौरान बंद हुआ था, कोविड के नॉर्म्स के मुताबिक कुछ वक्त के लिए, और 45,726 कंप्लेंट्स में से 43,821 कंप्लेंट्स जो है जिनका रेड्रेसल हुआ, जिनका समाधान। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज को लेकर के आखिरकार उनको परेशानी किस बात की, और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दी कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, मौके पर, वहीं पर नकल तकरीमा वही बनता था, किसी का राशन कार्ड वही बनता था, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता था, वो सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारे वहीं पर बनते थे। और यहां तक कि किसी ऐसे आदमी को जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है तो डॉक्टर की टीम वहां पर उपलब्ध रहती थी, वो डॉक्टर वहीं पर उसको एग्जामिन करते थे, उसके बाद वही सर्टिफिकेट हाथ में देते थे। नहीं तो आपको मालूम है 6-6 महीने की डेट है, 8-8 महीने की डेटें उसमें लगती है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये जनमंच का एक बहुत बड़ा लाभ उस वक्त हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद और आगे बढ़कर के एक बात और कही उनने, कहा कि रेलवे में कुछ नहीं हुआ। उनको इस बात को जानना चाहिए कि 2022-23 में रेलवे बजट जो है में काफी बड़ी ग्रोथ आई हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रायोरिटी पर होता नहीं था रेलवे के, और 1650 करोड़ रुपए की पहली जो है वो इंक्रीज के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में रेलवे की एक उम्मीद बनी कि आगे बढ़ेगी। और उसी बात को मैं आगे ये कहना चाहता हूं कि फर्दर जो है वो 23-24 में ये इंक्रीज जो है वो 1838 करोड़ रुपए की बजट पर पहुंची, 1838 करोड़, जिसमें भानुपल्ली बिलासपुर में 1000 करोड़ रुपए, और 22-23 में इसमें 420 करोड़ रुपए था, और 23-24 में इसमें 1000 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ बद्दी 450 करोड़ रुपए, नंगल तलवाड़ा 452 करोड़ रुपए, और जबकि यूपीए के सेकंड टर्म में, यूपीए फर्स्ट सेकंड
के टर्म में, सेकंड टर्म में हिमाचल प्रदेश में रेलवे का बजट सिर्फ 108 करोड़ रुपए था। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, इनको कैसे मना कर सकते हैं? यानी कि मैं कह सकता हूं रुपये के और इसमें हमारे कार्यकाल में इसमें देखें 7 टाइम मोर देन 17 टाइम इंक्रीज है उसमें रेलवे बजट की बात को लेकर के। एक और झूठ ने बोलने की कोशिश की। मैं उनका ये श्वेत